हमें आगे बताया जाता है कि तियानजोंग क्लैन हेनान में तियानजोंग माउंटेन के पास आया हुआ है और ये एक मार्शल आर्ट क्लैन है। और आगे बताया जाता है कि इस तियानजोंग माउंटेन के नाम पर काफी सारे लोग हैं। और हमें आगे बताया जाता है कि योंग क्लैन ने इन सभी क्लैन को अपने साथ में शामिल कर लिया, जिसकी वजह से इसे तियानजोंग योंग क्लैन कहा जाता है। लेकिन समय के साथ में लोगों ने इस क्लैन को भुला दिया, उन्हें कोई भी याद नहीं करता, इसलिए सिर्फ ये क्लैन तियानजोंग क्लैन रह गया है। जिसके बाद हमें दो लोगों को दिखाया जाता है, जिसमें से एक व्यक्ति कहता है कि 30 साल हो गए, एल्डर योसांग के बाद कोई पावरफुल मार्शल आर्ट नहीं मिला, जिससे वो काफी परेशान होते हैं। और हमें बताया जाता है कि ये व्यक्ति तियानजोंग क्लैन का हेड बियांग है। वहीं वो आगे कहता है कि सभी लोग इस क्लैन को अपना मानते हैं, पर लेकिन परछाई से ज्यादा कुछ नहीं है, जिससे वो काफी दुखी होते हैं। वहीं उसके सामने बैठी वो लेडी चाय देते हुए कहती है कि हमारा मेन कैरेक्टर वारिन ठीक हो जाएगा और वो हमें बेहतर फ्यूचर की तरफ ले जाएगा। जिसके बाद बियांग कहता है कि वो मुझसे नफरत करता है, क्योंकि उसकी माँ के गुजरने के कुछ समय बाद ही मैंने दूसरी शादी कर ली, जिसकी वजह से वो मुझसे नफरत करता है। वहीं वो लेडी बियांग से बोलती है कि शायद उसे थोड़े और समय की जरूरत है। जिसके बाद बियांग कहता है कि मैंने भी ऐसा ही सोचा था, पर उस समय के साथ वो मुझसे और भी ज्यादा नफरत करने लगा है। और आगे कहता है कि जब मैं 5 दिन पहले उससे मिलने गया तो उसने अपने बगीचे में एक मूर्ति को रखा है और मुझसे कहा कि वो ऐसा समझे कि वो वही मूर्ति वो है। जिसके बाद वहाँ पर भागते हुए योनहा आती है और क्लैन हेड को बुलाती है। वहीं बियांग बोलता है कि तुम इतनी जल्दी में क्यों हो। वहीं योनहा यंग मास्टर रोते हुए बोलती है, तभी वो उसे रोने से मना करते और बताने के लिए कहते हैं। वहीं वो बताती है कि यंग मास्टर वारिन खुद को चोट पहुंचा ली, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गए हैं, जिसकी वजह से वो सभी काफी परेशान हो जाते हैं। वहीं हमें हमारे मेन कैरेक्टर वारिन को दिखाया जाता है, जिसे सर मारकर मूर्ति तोड़ने की वजह से सर पर चोट आई होती है। वही वो सपना देख रहा होता है कि वो बचपन में अपनी माँ के साथ एक झरने के पास आया हुआ है। वहीं आगे कहता है कि यहाँ पर काफी सारी मछलियाँ हैं। वहीं वो उनमें से एक बड़ी मछली को पकड़ लेता है और अपनी माँ की तरफ देखता है तो उसकी माँ पत्थरों के ऊपर गिरी हुई होती है। जिसके बाद हमें उसकी माँ को बिस्तर में दिखाया जाता है। वहीं वारिन इस बिस्तर के बाजू में बैठा हुआ रो रहा होता है। वहीं उसकी माँ उसे रोने से मना करती है और कहती है कि मुझे माफ करना कि मैं तुम्हारे साथ कोई मछली पकड़ने नहीं जा सकती, और अपने गले से लगा लेती है और उससे कहती है कि माँ ठीक है, तुम रोना बंद कर दो। तभी उसे एक अजीब सी आवाज आती है कि रोना बंद करो। वहीं वो ऊपर देखता है तो वही वो डिमोनिक ओल्ड मास्टर उसे दिखाई देता है, जो कहता है कि तुम कमजोर हो, और आगे कहता है कि मैं तुम्हारे सिर को तोहफे में ले रहा हूँ, और अपने मुंह को खोलते हुए उसके सर को खाने की कोशिश करता है। जिसकी वजह से वारिन की नींद खुल जाती है और वो अपने आजू बाजू देखता है तो उसे पता चलता है कि वह पास्ट में वापस आ गया है और ये सच है। और आगे कहता है कि वो समय है जिस समय वो अपनी फैमिली और पिता से नफरत करता था, और इस समय में मेरी फैमिली और पिता मार दिया गया था। पर इस बार भविष्य में क्या होने वाला है ये पहले से ही जानता हूँ, तो मैं इसे रोक कर रहूंगा। वहीं उसे अपने शरीर में कुछ अलग सा महसूस होता है। वहीं उसके कमरे के बाहर 2 सर्वेंट्स काम कर रहे होते हैं। वहीं वो दोनों बातें करते हुए कहते हैं कि उसने अपने सर मारकर उस मूर्ति को तोड़ दिया। वहीं दूसरी नीली ड्रेस वाली सर्वेंट कहती है कि वारिन हमेशा बीमार की वजह से बेड में पड़ा रहता है। ये कहती है कि उसने मार्शल आर्ट भी नहीं सीखा। के बाद पहले वाली लेडी कहती है कि शायद उसे भूत ने पकड़ रखा है। तभी वारिन अपने घर के गेट को जोर से खोलता है और बाहर आता है, जिससे वो हैरान हो जाती है वहीं और अपनी बात को संभालने लगती है। तभी वारिन के शरीर में काफी गर्मी लगने लगती है और वो गर्मी उसके दांतियन की तरफ जाने लगती है, जिससे वो अपने पेट को पकड़ते हुए कहता है कि बताता है कि इस समय तो मुझे चलने में भी दिक्कत होती थी, और उस एनर्जी को महसूस करते हुए कहता है कि ये तो उस ओल्ड मैन की एनर्जी है, जो कि काफी सारी यंग एनर्जी है, और अगर मैंने इसके बारे में कुछ नहीं किया तो मैं शायद कुछ ऐसा कर जाऊंगा जो मुझे नहीं करना चाहिए। के बाद वो उधर से भागकर कहीं जाने लगता है। वहीं वो दोनों सर्वेंट उसे बुलाती है और रोते हुए कहती हैं कि अभी काफी ठंड का समय है, आप ऐसे कपड़े पहनकर नहीं घूम सकते हैं, और वो सोचती हैं कि उससे उनकी मुसीबत बढ़ जाएगी। वहीं वारिन बेम्बू फॉरेस्ट के बीच में से होता हुआ जाते हुए कहता है कि अगर मैंने कुछ नहीं किया तो उस ओल्ड मैन की एनर्जी मुझे खा जाएगी, और वो भागकर उसी झरने में जाकर छलांग लगा देता है। और जैसे ही वो पानी से बाहर आता है
तो उसकी एनर्जी खत्म हो गई होती है, जिसकी वजह से उसे अच्छा लगता है। वहीं वो सामने देखता है तो उसके पिता उसकी तरफ भागते हुए आते हैं और कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, और उसे पकड़ते हुए कहते हैं कि तुम मुझे पसंद नहीं करते हो और इतनी ठंड के समय में क्या तुम मरना की कोशिश कर रहे हो। और आगे कहते हैं कि तुम्हारे सर में क्या हुआ, तुम ठीक हो। वहीं वारिन अपने मन में सोचता है कि मैंने आपको बहुत याद किया, और आगे सोचता है कि मैं अगर अचानक अलग तरीके से व्यवहार करूंगा तो सब मुझे अलग समझेंगे, और मैं धीमे धीमे अपने पिता के पास जाऊंगा। और वो पिता से गले लग जाता है और अपने मन में सोचता है कि मैं वापस आ गया, और आगे सोचता है कि यह सपना है तो मैं इसी सपने में हमेशा रहना चाहता हूँ। जिसके बाद हमें 3 महीने बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ वारिन अपने छोटे भाई, जो कि उसकी पिता की दूसरी पत्नी का बेटा होता है, उसके साथ नदी किनारे मछलियाँ पकड़ रहा होता है। वहीं उसके भाई का नाम हमें की जोंग होता है। वहीं वो अपने भाई से कहता है कि आपने मछली पकड़ने के मुकाबले को जीत लिया है, और कहता है कि क्या आपने पूरी जिंदगी मछली पकड़ते रहे हैं। जिसके बाद वारिन बताता है कि उसने पिछले जिंदगी में अपने छोटे भाई से कभी भी बात नहीं की, और आगे कहता है कि जोंग वो क्लैन सीक्रेट मार्शल आर्ट सीख रहा है, लेकिन पर वो कीवाई ब्लॉक होने की वजह से काफी दिक्कत का सामना कर रहा है, जिसकी वजह से उसे कुछ भी सही से नहीं कर पा रहा है। जिसकी वजह से तियानजोंग क्लैन बस एक याची क्लैन का एक ब्रांच बनकर रह गया है। जिसके बाद वो बताता है कि पिछली लाइफ इस समय वो ओशन मर्चेंट यूनियन का मैं दामाद बन चुका था, जिसकी वजह से मैं काफी व्यस्त होने के कारण मुझे अपने परिवार की खबर काफी लेट से मिली, जिसकी वजह से मैं उनकी कुछ भी मदद नहीं कर पाया। जिसके बाद की जो कहता है कि मुझे आपका ये तरीका काफी पसंद आया, और मैं इस मुकाबले में सबसे ज्यादा मछली पकड़ी है, तो मैं इसे जीत गया हूँ। तभी वारिन उन मछलियों की टोकरी को हवा में उड़ा देता है, जिसकी वजह से सारी मछलियां बिखर जाती हैं, और कहता है कि मैं फिर से हार नहीं सकता। और कीजोंग कहता है कि ये तो चीटिंग है। तभी वारिन कीजोंग को उठाते हुए कहता है कि मैंने एक बड़ी मछली पकड़ी है, और उसे लेकर पानी में कूद जाता है। जिसके बाद वो वर्कआउट करते हुए कहता है कि मुझे मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करने के लिए पहले खुद को तैयार करना होगा, और कहता है मुझे ऐसा लगता है कि उस ओल्ड मैन की एनर्जी मेरे साथ कुछ कर सकती है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी हुआ नहीं। और आगे बताता है कि मैं हर रोज झरने के नीचे ध्यान लगाने की कोशिश करता हूँ, जिसे पूरा करने के बाद वो बाहर जाने लगता है। उसी समय उसकी यंग सिस्टर उसका बाहर इंतजार कर रही होती है। वहीं वारिन उसके पास जाता है और कहता है कि तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं थी। वहीं उसका नाम सियोलान होता है, और सियोलान कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ, अब आप मेरे दोस्त हैं। जिसके बाद वारिन उसके लाए कपड़े से खुद को पोंछने लगता है और सोचता है कि सेलोन के साथ मैंने पिछले समय में काफी बुरे व्यवहार किया, और आगे कहता है कि सेलोन सभी के साथ मिलकर रहती है और उसे फायरवर्क्स जैसे फेस्टिवल बनाना पसंद है, और वो मुझे अपने साथ ले जाना चाहती है उस फेस्टिवल में। लेकिन जब भी वो पिछले समय में ऑफर देती थी तो मैं उसे मना कर देता था, और उसे ऐसा दोबारा करने से मना करता था। वहीं उसने 2 ऑफर को मना कर दिया होता है, और वो आगे कहता है कि वही मेरी पिछली जिंदगी के आखिरी बार मैंने उससे बात की थी, और आगे बताता है कि इसी फेस्टिवल के समय में उसे मार दिया गया था, जिसकी वजह से मेरे पिताजी ने उसकी जांच करने की कोशिश की तो कुछ समय बाद उन्हें भी मार दिया गया। वहीं सियाओलान ने अब पास्ट लाइफ में 2 बार अपने साथ चलने के लिए कहा था, जो कि मून फेस्टिवल और दूसरा 1 साल बाद यंग क्लैन फेस्टिवल, और इसी समय में उसको मार दिया गया था। जिसके बाद वारिन उससे पूछता है कि आज ही मून फेस्टिवल है। वहीं सियाओलान बताती है कि हाँ, आज ही मून फेस्टिवल है, और कहता है कि हम तुम्हारे लिए शॉपिंग करेंगे। वहीं सियाओलान अभी ही चलने के लिए कहती है। जिसके बाद वारिन कहता है कि मैं इन सभी को फिर से खो नहीं सकता, इसलिए मैं स्ट्रॉन्ग बनूंगा और अपने परिवार को बचाऊंगा और अपने क्लैन को रिवाइव करूंगा। इसके बाद हमें वारिन को काफी सारे लोगों के साथ ट्रेनिंग करते हुए दिखाया जाता है। वहीं वो अपने मन में सोचता है कि पहले वो इस समय पर अपने घर के अंदर किताबें पढ़ते हुए और दवाइयाँ खाते हुए, जिसके साथ वो कभी भी बाहर नहीं आता, और आगे कहता है कि ये सब उस ओल्ड मैन के ऑरा की वजह से हो रहा है, जिसकी वजह से अब वो अपनी बॉडी को काफी आसानी से हिला सकता है और साथ ही साथ में अपनी ताकत को भी बढ़ा सकता है। जिसके बाद उसे पीछे से कोई बुलाता है। वहीं वो पीछे देखता है तो उसके पिताजी काफी खुश होते हुए कहते हैं कि मेरा बेटा बड़ा हो चुका है और अब वो काफी
बदल चुका है। वहीं वारिन कहता है कि पिताजी काफी सारे डिसाइबल देख रहे हैं। वहीं उसके पिताजी बोलते हैं कि तो क्या हुआ, और उससे पूछते हैं क्या तुम सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज करना चाहते हो या फिर फैमिली की मार्शल आर्ट सीखना चाहते हो। वहीं वारिन कहता है कि मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ। तो उसके पिताजी कहते हैं कि मैं जल्दी तुम्हारे लिए एक ऐसे मास्टर को ढूंढता हूँ जो कि तुम्हें मार्शल आर्ट सिखा सके। जिसके बाद वारिन कहता है कि पहले से ही ऐसे मास्टर के बारे में जानता हूँ। वहीं उसके पिताजी पूछते हैं कि वो कौन है। तभी उसकी छोटी बहन भागते हुए आती है और उसे गले से लगा लेती है। वहीं उसके पिताजी बोलते हैं कि क्या सिर्फ तुम अपने बड़े भाई से मिलने के लिए आई थी। वहीं सियालान बताती है कि भाई ने मेरे लिए नए कपड़े खरीदे और अपने पिताजी से पूछती है कि वो कैसे लग रहे हैं। उसके पिताजी बताते हैं कि वो काफी सुंदर है। जिसके बाद सियालान अपने बड़े भाई से कहती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है। जिसके बाद वारिन अपने मन में सोचता है कि वो इन्हें बचाकर जो भविष्य में होने वाला है उसे बदल नहीं सकता है। उसके लिए अपनी ताकत को बढ़ाना होगा और मार्शल आर्ट सीखना होगा। जिसके बाद हमें एक लेडी को दिखाया जाता है जो कि स्वॉर्ड की प्रैक्टिस कर रही होती है। वहीं वो वारिन को देखने के बाद बोलती है कि यंग मास्टर आप यहाँ क्या कर रहे हैं। उसके बाद हमें उस लेडी के बारे में बताया जाता है कि उसका नाम मोवियांग है और उसे लोग ड्रैगन फ्लावर स्वॉर्ड भी बोलते हैं के नाम से भी जानते हैं। वहीं वारिन बोलता है कि मैंने आपको काफी समय से नहीं देखा और मैं यहाँ पर आपसे कुछ पूछने आया हूँ। वहीं वो लेडी अपने मन में सोचती है कि जो उसने लोगों के मुंह से बातें सुनी थी वो सच है, और आगे सोचती है कि वारिन मुझसे क्या बात करना चाहता है। वहीं वो आज से पहले कभी भी उससे बात नहीं की है और वारिन से पूछती है कि तुम क्या बात करना चाहते हो। तभी वारिन झुकते हुए कहता है कि मुझे आपकी शॉर्ट स्किल सीखनी है और अपने डिसाइबल बनाने के लिए बोलता है। वहीं वो सोचती है कि वो बात सच है कि वारिन 5 महीने पहले काफी बदल गया है, लेकिन कोई व्यक्ति इतना जल्दी कैसे बदल सकता है। और आगे अपने मन में सोचती है कि काफी लोग इतनी दिक्कतों का सामना करने के बाद नॉर्मल तरीके से जिंदगी जीते हैं, लेकिन यंग मास्टर वारिन ने काफी समय तक अपने परिवार से नफरत की और उनसे सभी रिश्ते तोड़ लिए। जिसके बाद वो सिखाने से मना कर देती है, जिससे वारिन परेशान हो जाता है और पूछता है कि आप मुझे सिखाने से क्यों मना कर रहे हो। वही मास्टर मोवियांग कहती है कि वो इन्वेस्टिगेशन में काफी बिजी है और अपने मन में माफी मांगते हुए सोचती है कि कोई भी व्यक्ति इतनी जल्दी पूरी तरीके से बदल नहीं सकता है। वहीं वारिन सोचता है कि जैसा कि मैंने सोचा था, और आगे कहता है कि मास्टर मोवियांग पास्ट लाइफ में या क्लैन में किसी के भी साथ बात नहीं की और उनकी पावर्स के बारे में भी काफी कम लोगों को पता है। वहीं वो अपने पावर को छुपाने की कोशिश करती है और आगे बताता है कि उनकी पावर क्लैन में मौजूद सभी लोगों में सबसे ज्यादा है और उनके सामने घुटने पर बैठ जाता है। वहीं मास्टर मोवियांग कहती हैं कि तुम क्या कर रहे हो, क्लैन हेड का सबसे बड़ा बेटा इतनी सी बात पर घुटने पर कैसे बैठ सकता है। वही वारिन कहता है कि ये मेरे लिए छोटी सी बात नहीं है और आगे कहता है कि मास्टर मो ने अभिषेक के साथ लड़ाई में सबसे ज्यादा मदद की थी और उसी लड़ाई में उन्हें ड्रैगन ब्लड फ्लावर का नाम मिला था, जो कि एक लेडी के लिए सही बात नहीं है, लेकिन उनकी मौत भी एक मिस्टीरियस तरीके से हुई थी जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं। और आगे कहता है कि मैं ऐसा दोबारा होने नहीं दे सकता। वहीं मोवियांग सोचती है कि ये सच में बदल चुका है और आगे कहती है कि ठीक है। वहीं वारिन दोबारा से पूछता है कि क्या आप सच में तैयार हो। मास्टर मोवियांग कहती है कि लेकिन एक शर्त पर, कि तुम्हें मेरे साथ एक फाइट करनी होगी जिसमें अगर तुम मुझे हरा देते हो तो मैं तुम्हें अपना डिसाइबल बना लूंगी और मार्शल आर्ट सिखाऊंगी। वही वारिन कहता है कि आपकी पावर और मेरी पावर्स के बीच काफी बड़ा अंतर है। जिसके बाद मास्टर मोवियांग कहती है कि तुम अगर अपनी स्वॉर्ड से मुझे एक बार टच कर लेते हो तो मैं ये समझ लूंगी कि तुम जीत चुके हो और मैं इस फाइट में अपने कीवा और मार्शल आर्ट का इस्तेमाल भी नहीं करूंगी, तो तुम तैयार हो। जिसके बाद वारिन थोड़े समय तक सोचता है और फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद वारिन हमें जमीन में पड़ा हुआ दिखाया जाता है। वही वो सोचता है कि मैंने उनके एक भी बाल को छू तक नहीं पाया और मैं बेहोश हो गया। सोचता है कि ये तो काफी बड़ा अंतर है पावर्स के बीच में। जिसके बाद मास्टर मो वहाँ से जाने लगती हैं। वहीं वारिन काफी गुस्से होते हुए खड़ा होता है और उनके पीछे से अटैक कर देता है, जिसे मास्टर मो अपनी तलवार मारकर दूर कर देती है। वही वारिन नीचे बैठ जाता है और कुछ भी करने की हालत में नहीं होता है। वही मास्टर मो वारिन से कहती है कि आपने अच्छी कोशिश की और वहाँ से जाने लगती है। तभी वारिन के अंदर से एक रेड ऑरा बाहर निकलने लगता है। वही मास्टर मो इसे महसूस कर लेती है। जिसके बाद वारिन खड़ा हो जाता है और उसकी आंखें लाल हो जाती है। वही मास्टर मो सोचती है कि ये रेड ऑरा तेनजोंग क्लैन का मार्शल आर्ट नहीं है और कहती है कि ये क्या हुआ, और वारिन को होश में आने के लिए कहती है। वही वारिन खड़ा होता है और मास्टर मो के ऊपर अटैक करते हुए उनके काफी पास आ जाता है, जिसे मास्टर मो अपनी शॉट से दूर करती है और सोचती है कि ये काफी फास्ट हो चुका है। वहीं
वारिन अपनी स्वॉर्ड से उनके ऊपर अटैक करता है, जिससे मास्टर मो दीवार से जाकर टकराती है। तभी वारिन उनके पास आते हुए उनके ऊपर अटैक करते हुए अपनी स्वॉर्ड उनके गले तक ले आता है, जिससे मास्टर मो सोचती है कि ये काफी खतरनाक है और अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए कहती हैं कि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, और अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए कहती हैं कि स्वॉर्डिंग ड्रैगन एम्परर स्वॉर्ड फर्स्ट फॉर्म। तभी वारिन रुक जाता है और हंसते हुए कहता है कि मैंने आपकी ड्रैगन फ्लावर स्वॉर्ड को टच कर लिया, जिसके बाद वहीं वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद मास्टर मो परेशान होते हुए पीछे देखती हैं तो पीछे की दीवार पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी होती है। वहीं वो बोलती है कि ये क्या है, जिसके बाद हमें वारिन को स्वॉर्ड की प्रैक्टिस करते हुए दिखाया जाता है। वहीं मास्टर मो सोचती है कि यंग मास्टर ने 5 दिनों के अंदर ही ड्रैगन एम्परर स्वॉर्ड और अजूरा बैम्बू स्वॉर्ड को सीख लिया, और सोचती है कि पहले तो उनमें इतना सब करने की ताकत नहीं थी। जिसके बाद हमें वारिन को दिखाया जाता है जो कि मास्टर मो से पूछता है कि क्या हुआ मास्टर। जिसके बाद मास्टर मो कहती है कि आपने बिना किसी दिक्कत के 2 स्वॉर्ड स्किल को सीख लिया, जो कि आपने काफी कम समय में किया है, जिसकी वजह से वो वारिन उसकी काफी तारीफ करती हैं। वही वारिन कहता है कि आप कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रही हैं। इसके बाद मास्टर मो उसके ऊपर शक करते हुए बोलती हैं कि आप काफी तेजी से मार्शल आर्ट सीख रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे आप पर विश्वास नहीं हो रहा है कि कुछ समय पहले आप अपने बिस्तर से खड़े भी नहीं हो पाते थे। आप सच में काफी टैलेंटेड हैं। और आगे बोलती है कि रेड किवाई। तभी वारिन उनकी बात को रोकते हुए बोलता है कि मुझे आपको पहले बता देना चाहिए था, और कहता है कि आपके इतने सारे अटैक्स की वजह से मुझे कुछ भी याद नहीं है, और आप क्लैन हेड के सबसे बड़े बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। जिसके बाद मास्टर मो पीछे घूमते हुए कहते हैं कि आप मेरे प्रश्न का जवाब नहीं देना चाहते तो मैं भविष्य में कभी भी नहीं पूछूंगी। वहीं वारिन काफी परेशान हो रहा होता है। जिसके बाद मास्टर मो कहती हैं कि तेंजोंग क्लैन में हर प्रकार की मदद करने के लिए मैं जिम्मेदार हूँ, और आपके बारे में सब कुछ जानने का प्रयास करूंगी। जिससे वारिन बोलता है कि ये थोड़ा डरावना है। जिसके बाद हमें रात में एक घर को दिखाया जाता है, जिसके अंदर वारिन बैठा होता है और वो अपने मन में सोचता है कि ड्रैगन एम्परर स्वॉर्ड और अजूरा बैम्बू स्वॉर्ड सीखने के बाद मैं महसूस कर सकता हूँ कि तेंजोंग क्लैन की मार्शल आर्ट काफी ताकतवर है, और ये मार्शल आर्ट ओरिजिनल तौर पर डिमोनिक सेट की है। जिसके बाद वारिन कहता है कि काफी समय पहले तेंजोंग क्लैन के पूर्वज घूमते हुए मार्शल आर्टिस्ट थे, जो कि एक जगह पर ज्यादा समय के लिए नहीं रुकते थे, और वो हैनान में जस्टिस की तलाश में थे। उन्होंने ये 2 डिमोनिक स्किल हिडन सेक्ट कल्ट से मिली थी, जो कि ना तो ऑर्थोडॉक्स सेक्ट का था ना ही डिमोनिक सेक्ट का था। और आगे बताता है कि डिमोनिक मार्शल आर्ट सीखने के बाद भी उन्होंने जस्टिस की खोज जारी रखी, और उस समय से आज के समय के बीच काफी लंबा समय का अंतर है, जिसकी वजह से जैसे ड्रैगन एम्परर स्वॉर्ड और द अजूरा बैम्बू स्वॉर्ड की पावर काफी ज्यादा कम हो चुकी है। लेकिन फिर भी हैनान में मौजूद सबसे पावर को स्वॉर्डमैन को बाहर लाने के लिए ये सबसे ज्यादा है। लेकिन फिर भी ये डिमोनिक मार्शल आर्ट और ऑर्थोडॉक्स कल्टीवेशन काफी ताकतवर था, पर फिर भी अधूरा था, क्योंकि ये मार्शल आर्ट के पीक तक पहुंचा सकता है, लेकिन ये मार्शल आर्ट के सबसे ऊपर तक नहीं ले जा सकता। जो कि ये मार्शल आर्ट कहाँ की है, इसे छुपाने की कोशिश पूर्वजों ने काफी की, लेकिन फिर भी काफी समय के बाद ये सामने आ गया, जो कि क्लैन खत्म करने वाला था। इसके बाद वो अपने हाथ को मारते हुए बोलता है कि लेकिन मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जो कि इस अधूरी मार्शल आर्ट को पूरा कर सकता है, जिसने भविष्य को महसूस किया है। जिसके बाद हमें वारिन को अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर उन्हें बताता है कि वो जंगल क्लैन में जाना चाहता है। वहीं उसके पिता पूछते हैं कि तुम क्यों जाना चाहते हो, तो वारिन बताता है कि उसे मार्शल आर्ट सीखने की वजह से उसकी तबीयत काफी अच्छी हुई है, इसलिए मैं उनसे मिलकर उनका शुक्रिया करना चाहता हूँ। और आगे उनसे पूछता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसके साथ मेरे जन्म से पहले ही अरेंज मैरिज हो गई हो। जिसके बाद वारिन के पिताजी बोलते हैं सच में समय काफी जल्दी बीत गया, और उसे बताते हैं कि तुम्हारी अरेंज मैरिज जन्म से ही पहले जंगल क्लैन में करा दी गई थी, और उस लड़की का नाम जंगल चियांग है। और आगे कहते हैं कि जंगल क्लैन के साथ काफी अच्छी दोस्ती है, वो तुम्हें देखकर काफी खुश होंगे। वहीं उसके पिता काफी अजीब तरीके से बताते हैं कि मैंने सुना है कि काफी सुंदर है, और आगे पूछते हैं कि तुम कब जाने वाले हो। वहीं वारिन की सेकंड मदर कहती है कि वारिन ने कुछ ही समय पहले उसकी तबीयत सही हुई है, तो अभी उसे हमें थोड़ा और समय देना चाहिए। वहीं उसके पिता हंसते हुए बोलते हैं कि अब उसकी उम्र हो चुकी है और काफी बड़ा हो चुका है, तो इस समय उसे घूमते हुए
एक्सपीरियंस हासिल करना चाहिए और नए दोस्त बनाने चाहिए। और बोलते हैं कि जब मैं भी यूरोयोल से मिला था तब मैं भी इसी उम्र का था। जिसके बाद उसकी मदर भी मान जाती है और आगे कहती है कि लेकिन ज्यादा लंबा रास्ता तय करने की वजह से तुम्हें अपने सेफ्टी का ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ उसे 1 महीने का समय लग जाएगा, तो उसे अपने साथ कुछ ऐसे बॉडीगार्ड को ले जाना चाहिए जिसके ऊपर सबसे ज्यादा विश्वास हो। जिसके बाद वारेन बोलता है कि मास्टर मो, और आगे बोलता है कि आपके पीछे ये 2 लोग कौन हैं। वही वो दोनों लोग आकर वारेन का कंधा और पैर पकड़कर बोलते हैं कि ये तो काफी फ्लेक्सिबल है, और कहते हैं कि ये सच है कि तुम मार्शल आर्ट सीख रहे हो। जिसके बाद वारेन कहता है कि आप दोनों गोस्ट ब्लेड होंगे, और आगे कहता है कि आपसे मिलकर अच्छा लगा। वहीं उनमें से एक व्यक्ति कहता है कि आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, हम और मास्टर मो आपकी प्रोटेक्शन करेंगे। जिसके बाद हमें इनका नाम बताया जाता है, जो कि जून वॉक और नाम वॉक होता है। और आगे बताता है कि ये दोनों देखने में जितने ताकतवर लगते हैं, उसी ताकत से ये स्वॉर्ड चलाने में भी इतने ही माहिर हैं, जिसकी वजह से इन्हें 2 राइजिंग गोड्स ब्लेड कहते हैं। और आगे कहता है कि पिताजी ने बॉडीगार्ड चुनते समय काफी ध्यान रखा है, और वह उन सब को कहता है कि तुम सब मेरे बताए रास्ते पर बिना किसी प्रश्न के साथ चलना होगा। वहीं ऐसा करने के लिए वो मान जाते हैं। इसके बाद वो जाने के लिए निकल जाते हैं। वहीं वारिन के लिए उनके आखिरी बार अपनी फैमिली से मिलने के लिए उनके पास आता है। वहीं उसकी बहन रोते हुए बोलती है कि भाई आपको जाना जरूरी है। वही वारिन कहता है कि मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि सेंट्रल फेस्टिवल में जहाँ पर भी तुम जाना चाहती हो मैं तुम्हें वहाँ पर ले जाऊंगा। वहीं उसकी बहन कहती है कि क्या तुम सच में ऐसा करोगे। वहीं वारिन कहता है कि हाँ, और अपने छोटे भाई से कहता है कि मैं सेवलन और फैमिली को तुम्हारे भरोसे छोड़कर जा रहा हूँ। वहीं उसका छोटा भाई किम जोंग बोलता है कि मैं अपने परिवार की सुरक्षा अपनी जान देकर करूंगा। जिसके बाद वारिन लास्ट में अपने पेरेंट्स को झुककर ग्रीट करता है और अपने साथियों के साथ जाने लगता है। वहीं जब वो जा रहा होता है तो उसे पीछे से कोई बुलाता है, तो वो जैसे ही पीछे देखता है तो उसकी पास्ट लाइफ वाला घर दिखाया जाता है, और वो देखता है कि जब वो पास्ट लाइफ में अपने घर से जा रहा था तो उसे योनोहा रोकती है और उसके साथ चलने के लिए कहती है। जिसके बाद वो प्रेजेंट टाइम में भी योनोहा उसे रोकती है और उसके साथ चलने के लिए कहती है। वहीं उनमें से एक बोलता है कि आपको उसे साथ ले जाने से मना कर देना चाहिए, क्योंकि सर्वेंट को अपने साथ लेकर जाना काफी खतरनाक हो सकता है। जिसके बाद वारिन अपने घोड़े से उतरता है और बोलता है कि रुक जाओ, और जैसे ही उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है तो वारिन डर जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है और माफी मांगने लगती है। तभी वारिन उसे अपने गले से लगा लेता है, जिसकी वजह से बाकी सभी सोच में पड़ जाते हैं। वही वारिन योनोहा से कहता है कि तुम हमेशा मेरे साथ मेरी तरफ रहती हो, इसके लिए तुम्हारा मैं आभारी हूँ। और आगे कहता है कि मैं जिस रास्ते पर जा रहा हूँ वो रास्ता काफी दूर और खतरनाक भी है, और मैं तुम्हारी सुरक्षा भी नहीं कर पाऊंगा, जिसकी वजह से मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ हो, क्योंकि तुम मेरे फैमिली मेंबर की तरह हो। इसकी वजह से योनोहा हैरान हो जाती है और आगे वारिन कहता है कि तुम फादर मदर कीजोंग और सेवलन के साथ मेरा इंतजार करो। वहीं योनोहा रोते हुए मान जाती है। इसके बाद वारिन जाते हुए सोचता है कि जब मैं वापस आऊंगा तब मैं बदल चुका हूँगा और मैं अपने परिवार को बचाऊंगा और क्लैन को खत्म होने से बचाऊंगा, और इन सब की शुरुआत ये अधूरी मार्शल आर्ट को पूरा करने से शुरू होगा। और काफी तेजी से जाते हुए कहता है कि पिताजी मुझे माफ करना, लेकिन जंगल क्लैन सिर्फ एक बहाना है। और आगे कहता है कि जंगल क्लैन वोडोंग माउंटेन से ज्यादा दूर नहीं है, और इस अधूरी मार्शल आर्ट को पूरा करने का सीक्रेट वोडोंग माउंटेन में है। जिसके बाद वो कहता है कि हम वोडोंग माउंटेन की तरफ जा रहे हैं।